पूरा पंजाब एक ऑल्टरनेट की तलाश कर रहा है। जिस तरह के हालात पंजाब में हैं, वर्तमान की सरकार, इससे पहले की सरकार है, उसका जिम्मेदारी लेने के बजाय अहंकार से ग्रसित है और अहंकार के वश जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता का विश्वास अब उनसे समाप्त हो गया। एक तरफ अहंकार से में पगी हुई कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश प्रधान है, दूसरी तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग लगे। एक तरफ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने एम्प्टी प्रॉमिसेस के लिए पूरे दिल्ली के सामने और देश के सामने जगजाहिर हो चुकी है, जिसने झूठे सब्ज बाग दिखा करके और अब तो दिल्ली के एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए रोक करके दिल्ली के विकास में जो पार्टी बाधा बनी है, वो एक झूठे कांच और सपने लेकर के यहाँ पंजाब में आई है। किसान जो राजनीति नहीं करेंगे ये बात करते थे, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। लेकिन जिस तरह के हालात पंजाब में है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से डाइल्यूट हुई है, पंजाब में जिस तरह से माफिया राज बना है, पंजाब में जिस तरह से नार्को टेररिज्म बढ़ा है, पंजाब में जिस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को डेंट करने का प्रयास किया गया, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, रेता माफिया जिस तरह से पंजाब में हावी हुआ है, आज पंजाब जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं का प्रदेश है, जिसके स्मरण मात्र से खुशहाली का ऐसा एहसास होता था, वो पंजाब इस दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। उसके लिए जिम्मेदार लोग उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उस जिम्मेदारी से बच करके नए सब्ज बाग पंजाब की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा प्रदेश प्रधान जी ने कहा कि पंजाब की जनता अब इस हकीकत को समझ चुकी है, पंजाब की जनता इन झूठे वादे करने वाले लोगों को भी पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ताकत के साथ लगा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जनता का प्यार, चाहे शहरों में या पिंड में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। हम नया इतिहास बनाने का श्री गणेश आज से यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से कर चुके हैं और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अब की बार पंजाब में एक नया इतिहास बनेगा। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसके फायदे और नुकसान की चिंता उनको करनी चाहिए, लेकिन पंजाब की जनता ये जानती है, देश की जनता भी, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सभी लोगों ने बार बार इस बात का, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले नहीं है। एकाएक उन्होंने यू टर्न किया है। मुझे लगता है कि उसका फायदा और नुकसान का आकलन अब उनको करना चाहिए। सर, पंजाब में बेदबी के मामले लगातार हो रहे हैं, उसको लेकर क्या अभी, क्योंकि लगातार कल अकाल तख्त साहिब पे एक मीटिंग होती है जिसमें 5 तख्त साहिबान जो है वो वहाँ पर मीटिंग करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पंजाब सरकार से उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है जिस तरह से बेदबी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में हमें ही अपने हाथ में जो है वो सुरक्षा लेनी होगी। देखिए, जहाँ तक पंजाब सरकार से नाउम्मीदी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि केवल एसजीपीसी के गुरुद्वारों के जत्थेदार ही नहीं, पंजाब की जनता भी ये जानती है कि अभी सरकार से नाउम्मीदी के अलावा और कोई विकल्प, कोई उम्मीद हो नहीं सकती। पंजाब के जनता ने भी जो है इस सरकार से उम्मीद छोड़ दी, लेकिन निश्चित ही इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिए कि ये बेअदबी की घटनाएं चुनाव से ठीक पहले ही क्यों होती हैं। पहले भी चुनाव से पहले बेअदबी की घटनाएं हुई थी। पिछले चुनाव का भी स्मरण करिए, विभिन्न धर्म और संप्रदाय के मंदिरों में इस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास किए गए थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। मुझे लगता है कि जांच करने वाली एजेंसीज को उसके परिप्रेक्ष्य में भी जांच करनी चाहिए और इसकी तह तक जाकर के कौन पंजाब के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उनको बेनकाब करना चाहिए। ये समय आ गया है जब पंजाब में ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को पंजाब की जनता के सामने लाने की आवश्यकता है।
शेखावत द्वारा जी पहले कह दिया गया था कि पंजाब में ऐसी घटना हो सकती है और पंजाब सरकार अलर्ट पर है, उसके बावजूद सरकार की कारगुजारी कैसे दिखती है कि उसके बावजूद ये इस तरह की घटनाएं सामने आई? लुधियाना बम ब्लास्ट से लेकर के इससे पहले जो बेअदबी की घटनाएं हुई है, केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने समय रहते एडवाइजरी भी इशू की थी, मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की थी और बहुत पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन दी थी जो आज मीडिया में सब जगह पर आ चुका है। लेकिन जो सरकार आपसी विग्रह का शिकार हो, आपसी लड़ाई का शिकार हो, जो सरकार का मुख्यमंत्री और सरकार चलाने वाली पार्टी का प्रधान दोनों चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, डीजीपी कौन बनेगा, इसकी लड़ाई को लेकर के एक दूसरे की कुर्सी और टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जिस सरकार में जो सरकार चलाने वाली पार्टी और सरकार का मुखिया दोनों एडवोकेट जनरल कौन बनेगा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उनको करना चाहिए उसको छोड़ करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो लोग झगड़ रहे हो, मुझे लगता है कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः सजा जो है वो पंजाब की जनता को भुगतनी पड़ रही है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें कहा था कि कोई भी आता है और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को जाके दम खाता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, इसका विद्रोह जो है वो मुझे लगता है कि बयान आपने ठीक से पढ़ा नहीं था। उन्होंने बयान ये दिया है कि एमएलए को इतना ताकतवर होना चाहिए कि जो आकर के अगर टांग जो है खड़ंजा मारे तो वो उसकी पैंट गीली हो जाए। देखिए, ये उनकी मानसिकता का परिचय है। एक तरफ वो बाजवा के गलबैया करते हैं, इमरान खान को जाकर के झप्पी मारते हैं, और दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों, अपनी जान की बाजी लगाने वाले जो है हमारे वीर सैनिकों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करने वाले हमारे पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह की अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। अपनी सिक्योरिटी छोड़ करके, जैसा उनको एक पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि 4 दिन सड़क पर घूमना शुरू करें और उसके बाद में इस तरह की चर्चाएं करें, तो मुझे लगता है कि हकीकत उनको पता लग जाएगी। शेखावत जी आजकल पंजाब में ये है कि आम आदमी पार्टी या दूसरे सब मुफ्त में बांटने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, तो हर चीज मुफ्त में दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा प्रदेश? आपके बीजेपी क्या इसमें आज पंजाब के हालात जिसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो दो परिवार पंजाब पर इतने वर्षों से शासन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में बैठा हुआ गांधी परिवार होगा या बादल परिवार होगा, ये दो ही परिवार पिछले लंबे समय से पंजाब में शासन कर रहे हैं। 1981 में ये पंजाब का प्रदेश, जैसा मैंने कहा कि जिसके स्मरण मात्र से खुशहाली का ऐसा एहसास होता था, वो प्रदेश देश का 1 नंबर जीडीपी वाला प्रदेश था। 2001 में आते आते चौथे पायदान पर पहुंचा था। आज 2021 के अंत में जब हम बात कर रहे हैं तब 16वें पायदान पर है और लगातार फिसलता जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पंजाब प्रदेश देश की जीडीपी ग्रोथ का 1/3 ग्रोथ वाला प्रदेश है और देश में सबसे नीचे जीडीपी ग्रोथ वाला प्रदेश जो मणिपुर है उससे ठीक ऊपर है, लास्ट बट 1 पोजीशन पर। जिस पंजाब ने वो खुशहाली का दौर देखा है, उस पंजाब की ग्रॉस स्टेट रेवेन्यू का 1/3 से ज्यादा हिस्सा डेब्ट सर्विसिंग में जाता है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे असीम संभावनाओं वाले प्रदेश पंजाब को इस बदहाली के दौर में धकेलने के बाद में भी इस तरह के झूठे वादे करना, और आम आदमी पार्टी से तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में जो वादे किए थे पहले उन वादों को पूरा कर लेते। मैं अभी चंडीगढ़ में हवाई जहाज से उतर करके चंडीगढ़ से जब कल आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ एक बड़ा पोस्टर लगा था कि हम चंडीगढ़ को कचरे के ढेर से मुक्त कराएंगे। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से कहूंगा, एक दिन सड़क मार्ग से दिल्ली में जाइएगा, जहाँ दिल्ली में प्रवेश होगा जो है अपने बाएं हाथ की तरफ आपको कचरे के पहाड़ दिखाई देंगे। जो आदमी दिल्ली में नहीं कर पाए 7 साल के बाद में भी वहां पंजाब में आकर के झूठे सपने दिखा रहे। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस युग में और आप सबके जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जागरूक पत्रकारों के होते हुए भी अगर इस तरह की जो है वो झूठे वादे, खोखले सब्जबाग जो है
वो जनता तक पहुंच पाते हैं और अगर उजागर नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार मित्रों को भी उसके बारे में निश्चित रूप से एक बार अपने अंतर्मन में झांक करके भी देखना चाहिए कि हम यथार्थ को कहां तक जनता तक पहुंचाने के लिए जिसकी हमारी जिम्मेदारी हम प्रयास कर रहे हैं। कैप्टन साहब की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, उसके साथ कहां तक बात पहुंची है, कब तक देखिए, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं और हमारे प्रदेश प्रधान, हम सभी लोग ये बात कह चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। पंजाब की सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के, पंजाब में आंतरिक सुरक्षा के और भविष्य में एक खुशहाली और समृद्धि भरा पंजाब वापस बनाने के लिए, एक नया पंजाब भाजपा के साथ मिलकर के बनाने के लिए हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उससे आगे की चीजें जितनी भी जिनके बारे में आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो सिर्फ गणित के आंकड़े मात्र हैं। जब मन में एक लक्ष्य एक हो और भाव पवित्र हो कि हम सबको मिलकर के साथ चलना है, तब ये आंकड़े और आंकड़ों की गणित जो है वो गौण हो जाती है। कोई सीट शेयरिंग का भी मैंने कहा ना, वो सब गौण हो जाती है। तो सर, बीजेपी का एजेंडा क्या रहेगा इन चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 2014 से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार में आए, उसके बाद में विकास ही एकमात्र एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का अल्टीमेट उद्देश्य तय है, उसका मार्ग भी तय है। पार्टी के संस्थापक दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लक्ष्य तय किया था कि हम भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाएंगे और उसका मार्ग जो है वो गरीब के घर से जाता है, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने से जाता है, उसको खुशहाल और समृद्ध बनाने से जाता है। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसी पंथ पर चलते हुए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश को आगे बढ़ाया है और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि देश उस गति से, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि देश का कोई भी एक हिस्सा, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, कोई भी एक हिस्सा विकास की इस दौड़ से अछूता न रहे, पीछे न रहे। हम उसके संकल्प के साथ में काम करेंगे, सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के, सबके विकास के लिए सब मिलजुल करके प्रयास करते हुए काम करेंगे। हम टीम इंडिया और फेडरल कोऑपरेटिव्स की भावना के माध्यम से, कॉरपोरेशन की भावना के माध्यम से हम सब लोग काम करेंगे। सर, सभी पार्टियां लिस्ट जारी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की, तो आपके वालों कब तक? चलिए, समय आएगा तो वो भी कर देंगे, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है।